जोहार, नमस्कार। सीनियर सिटीजन बीच बहस में वरिष्ठ नागरिकों के हक और हुकूक के बारे में बात करेंगे और कैसे उनको भी इस पृथ्वी पर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जब भारत का संविधान यह गारंटी करता है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ लाइफ विथ डिग्निटी, यह डिग्निटी एक ऐसा शब्द है कि इस डिग्निटी के शब्द को समझे बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन हम जिस प्रोग्राम को कर रहे हैं उसमें डिग्निटी आपको नहीं समझाएंगे। हर व्यक्ति को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ, प्रतिष्ठा के साथ कह सकते हैं कुछ हद तक, कि जीने का अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि बुज़ुर्ग हो गए, सिर्फ इसलिए कि रिटायर हो गए, सिर्फ इसलिए कि अब उनके पास कमाई के कोई साधन नहीं है, समाज के हिस्सा तो हैं वो। और कहा जाता है कि चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ मैन। तो एक बच्चा जब एक पिता बनता है भविष्य का, तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को भी बुढ़ापे में पहुंचना है। वह बुढ़ापा शाश्वत है, सबके लिए है, उम्र सबकी बढ़ती रहती है। उस उम्र में माँ बाप का ख्याल रखना, दादा दादी, नाना नानी, दीदी, फुआ जो बुज़ुर्ग हो गए, उनको सम्मान के साथ जीने में सहायता करना कैसे संभव है? इसलिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब अंग्रेजी में एक सोशल एनिमल है, तो एनिमल तो नहीं है, एनिमल से उठ के प्राणी हो गया वो। तो कैसे समाज ही इन वरिष्ठ नागरिकों को, आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा के साथ जीने में सहायता कर सकता है? उनके कानूनी अधिकार क्या हैं? और इस उम्र में एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी होती है। उस समस्या का समाधान कैसे होगा? इसीलिए थोड़ा सा मिक्स्ड पैनल है हमारा। हमारे साथ है डॉक्टर अमोल रंजन, जो रिनपास में मनोवैज्ञानिक हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर सुनील प्रसाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष डिपार्टमेंट में होम्योपैथी के स्थानीय जो रिसर्च सेंटर है उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है राकेश रोशन जी, जो डीएलए रांची के सेक्रेटरी हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है स्वामी मुक्तरथ, जो योग प्रशिक्षक है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। और हमारे साथ है वरिष्ठ नागरिक जो हमारे साथ संवाद में शामिल होंगे। हम उनकी भी बात सुनेंगे और उनकी बातों पर चर्चा करके हम देखेंगे समाधान क्या निकल सकता है। तो डॉक्टर अमोल रंजन, आपसे मैं शुरू करूं या डॉक्टर क्या नाम है, राकेश रोशन जी से शुरू करूं? कानूनी हक जान लिया जाए। पहले कानूनी हक ही जान लेते हैं। राकेश जी, आप भी बताइए। कानूनी हक का जहाँ तक बात है, अभी जैसे मैं डीएलएसए का सेक्रेटरी हूँ और अभी हम लोग सीनियर सिटीजन जितने भी हम लोग के हैं, उन लोगों के लिए ऑनरेबल नालसा से और झालसा से बहुत तरीके का स्कीम आया हुआ है। वो स्कीम के तहत हम लोग सबसे पहला जो काम कर रहे हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उन लोग को अवेयर करना है। अवेयर कहने का मतलब है कि हमको जानकारी देना है कि आपका राइट क्या है, ठीक है, आपका कानून में अधिकार क्या है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए, अब हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमको डिपेंडेंट रहना है, हमारे बच्चे जो कहते हैं वही करना है, खाने दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो चलेगा। बहुत हद तक यहाँ तक बात आ जाती है कि लोग घर में नहीं रहने देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम में आके वो आगे का लाइफ जीते हैं। तो उन माता पिता जो भी हैं वे उनके बारे में अभी कानून में जो मतलब उनका अधिकार है, वो इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, वहाँ से सारा लॉ का ऑरिजिन हुआ है। और वहाँ भी बोलता है कि ये राज्य के ऊपर एक मतलब ड्यूटी है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्ट करे, पब्लिक असिस्टेंट दे। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे लॉ डेराइव हुए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट जो है 2007 का,
उसमें भी दिए हैं कि बच्चे का ड्यूटी है कि अपने माता पिता का मेंटेनेंस करना है, उनका देखभाल करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो आप अपने राइट को, अपने अधिकार को इन्फोर्स करा सकते हैं थ्रू ट्रिब्यूनल और थ्रू कोर्ट। इसके अलावा जो हमारा CRPC है 125, जहाँ पे मोस्टली लोग समझते हैं कि नहीं ये सिर्फ वाइफ के लिए है और हस्बैंड के अगेंस्ट में मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अपने माता पिता अगर कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ भी अपने बच्चों से आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो आप न्यायालय में जाके अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इवन आपका अगर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पे आपका क्लेम है, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपका है, तो जितने आपके बच्चे का अधिकार हो सकता है उतना अधिकार आपको भी, आपको समझने का। ऐसा नहीं कि आपका सारा प्रॉपर्टी मेरे बच्चे का चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या लॉ है वो आपको जानने का है। इसके अलावा हम लोग स्कीम पे भी बात करते हैं कि जैसे अभी हम लोग लीगल एड सिर्फ प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, इसके अलावा जहाँ पे भी ऐसे माँ बाप हैं जिनका कोई नहीं है, जिनको कोई देख रेख नहीं कर रहा है, तो हमारे PLVs हैं ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वो जैसे ही हमको इन्फॉर्म करते हैं कि अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, क्या नीड है उनका, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं। अभी हम लोग हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसा केसेस किए हैं जिसमें हम लोग रेस्क्यू करके ओल्ड एज होम में रखवा रहे हैं और अभी वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मोटा मोटी अभी यही लॉ है। बाकी आगे हम उनसे आगे बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या समझे, क्या जानते हैं, क्या करते हैं। हाँ डॉक्टर अबुल, आम तौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक समस्याएं होती हैं। किस तरह की मानसिक समस्याएं जो आपके यहाँ आती है, आप हैंडल कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, तो उन समस्याओं से अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे ही मुक्त हो सकते हैं? कि कुछ विशेष जैसे कि सीनियर सिटीजन जैसे आप लोग हम देख रहे हैं कि आप लोग कहा जा रहा है कि ओल्ड एज होम से आए, तो आपकी समस्या और एक दूसरे लोगों की समस्या इसी एज में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य हैं, जैसे डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी कह लीजिए कि याददाश्त की कमी हो जाती है ना। पुरानी बातें याद है लेकिन नई बात नहीं याद, कब नाश्ता किए थे फिर से मांग रहे हैं, कल शाम को किससे मुलाकात हुई बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन 10 साल 20 साल पुरानी बातें याद रहती हैं। दूसरी बात, आप लोग ऐसी अवस्था में रह रहे हैं इस समय जहाँ पर निश्चित रूप से अपने परिवार के सदस्यों को कई बार याद करते होंगे, तो कई बार नकारात्मक सोच आती है, डिप्रेशन के लक्षण भी रहते हैं, कई बार रोने का मन होता है, लगता है जीवन बेकार हो गया, हमने जीवन में ऐसा क्या किया था कि आज ये स्थिति है। तो ये सब एक सामान्य समस्याएं हैं जो आप लोग शायद गुजर रहे हैं और आपके सेंटर से हम जुड़े हुए भी हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि वास्तविकता पूरी दुनिया की यही है कि जिस हिसाब से संयुक्त परिवार अब ख़त्म होता चला जा रहा है और एकल परिवार आ गया है, तो एक समय आता है, सबके जीवन में आता है और आएगा, कि लगता है कि लाइफ पार्टनर है तो उसमें से एक चला गया। ठीक है, कई बार किसी की मैरिज नहीं हुई जैसे अभी आप बतला रहे थे, ठीक है, या किसी रीजन की वजह से बच्चे कहीं पर और सेटल हो गए जहाँ पे आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे, तो वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और उसको ये मानना होगा कि नहीं, हमारा अपना टाइम था, हम अपने हिसाब से जिए, और अभी भी जहाँ पर आप हैं अगर उसको उत्साह के साथ आपस में इंटरैक्शन रहे, बातचीत रहे, सुख दुख को बांटा जाए, तो निश्चित रूप से जो भी आपकी मानसिक अवस्था है उसमें पॉजिटिविटी आएगी, सोचने के तरीके में बदलाव आएगा। जो नकारात्मक सोच के साथ रहते हैं ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे एक पत्नी आती है जी, एकदम अनजाने अनचिन्हे परिवार से आती है जी, उसके साथ एक रिश्ता बनता है और उस रिश्ते के साथ आदमी जीता है। ट्रेन में आदमी बैठता है, फ्लाइट में बैठता है या बस में बैठता है, तो जितना देर का भी सफ़र हो पड़ोसी से बातचीत शुरू हो जाती है और वो सफ़र का आनंद होता है। इस तरह से ज़िंदगी के इस सफ़र में भी हम आनंद ले सकते हैं क्या? निश्चित रूप से यही हम कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी आप हैं, जितने लोग भी हैं, पहली बात तो आपस में खुल करके बातचीत करना चाहिए, सुख दुख को बांटना चाहिए। कभी मत सोचिएगा कि ये परिस्थिति सिर्फ हमारे साथ है। जब आप दूसरे से बात करेंगे तब लगेगा कि शायद उनकी परिस्थिति और भी कुछ अलग होते हुए भी आपकी परिस्थिति से लग रहा है कि शायद उनको ज़्यादा परेशानी है। तब महसूस होता है कि नहीं, समाज में ऐसी चीज़ें चलती हैं। क्या जो लोग परिवार के साथ रह रहे हैं उनको समस्या नहीं है? क्या उनके यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? बात व्यवहार में बदलाव नहीं होता है? होता है। तो ये एक तो बिल्कुल नकारात्मकता हटा दीजिए, क्योंकि आपके सेंटर में जब जब हम विजिट किए हैं
तो हमको लगा कि एक अलग सा माहौल लगता है कि जैसे कहीं पर छोड़ दिए गए हों, मजबूरी में हैं। ऐसे सोच के साथ बिल्कुल मत रहिएगा। पूरी दुनिया में ये चीज़ें इस्टेब्लिश की जा रही हैं और क्वालिटी ऑफ केयर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जहाँ तक डिप्रेशन है, डिमेंशिया तो एक स्वतः होता है उम्र के साथ, लेकिन किसी किसी को पहले भी हो सकता है। तनाव में, स्ट्रेस में वैसे भी हम लोग भूलने लगते हैं, लेकिन एक एज के बाद ये चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आप लोगों को करवाया जाता है। थोड़ा खेल कूद करिए, थोड़ा बातचीत करिए, थोड़ा चलिए फिरिए, है ना। एक्टिव जब रहेंगे, दिमाग एक्टिव रहेगा। मैगजीन पढ़िए, ठीक है कि नहीं। बच्चों से कभी कभी बात कर लिया और उसी को मानिए कि नहीं, शायद हम लोग बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। अल्टीमेटली जो परिवार के सदस्य अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। और इससे निश्चित रूप से जो डिटरेशन होता है आप लोगों में, जिसे नहीं कहते कि ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, भूलने की बीमारी ज़्यादा हो गई, तो होगी, लेकिन वो पहले से स्पीड उसका कम हो जाएगा। क्योंकि सोचने का तरीका बदल जाता है। आप थोड़ा खुश रहें, अंदर से उत्साहित महसूस करेंगे, भोजन अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी, डाइजेशन ठीक रहेगा, और क्या चीज़ चाहिए। तो इसकी भूख और नींद ठीक है तो मान करके चलिए कि आप ठीक ठाक हैं। और लोगों से आपस में बातचीत करिए, और परिवार के सदस्य अगर मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत पड़िए, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हुई, जब तक बहुत ख़राब आपके साथ नहीं हुआ तब तक उसके बारे में क्या सोचना है, क्या करेंगे आप, है ना। सब लोग जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, लोग केयर करते हैं, सब लोग यहाँ पर हम लोग हैं, किस लिए हैं, इसीलिए है कि आप लोगों की समस्याओं को सुने और हम लोग उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, है ना। वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जीवन को उत्साह के साथ जीने के लिए और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। हाँ डॉक्टर सुनील प्रसाद, थोड़ा सा बताइए होम्योपैथिक में कुछ है क्या? नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर की क्रियाएं थोड़ा शिथिल पड़ते चली जाती है। आपके एज में बहुत सारी अंगों की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम पड़ती चली जाती है, और इसका नतीजा होता है कि बहुत सारी बीमारियां स्वतः रूप से वयोवृद्ध अवस्था में आ जाती है, जैसे कि आँख रोशनी की कमी। दूसरा अगर आए तो श्वसन की, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। उसके बाद आए तो पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ जाती है। उसके बाद आए तो आपके मूत्र के रोग हो सकते हैं। और उसके बाद वयोवृद्ध की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है, और नित्य कार्य क्रियाक्रम करने में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी एक बहुत ही विकार रहित चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें आपके सिम्टम्स के आधार पे दवाओं का दवाएं दी जा सकती है, और उसका बहुत ही आप पर अच्छा असर पड़ता है और आप जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। और अभी हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय की तरफ से एक सभी जगह, सभी ज़िलों में, और हमारे सभी केंद्र के जो यूनिट्स हैं, इकाई हैं, वहाँ पर वयोवृद्ध के लिए क्लिनिक शुरू होने वाला है। उसमें जहाँ तक एक प्रपोजल है कि वयोवृद्ध के लिए एक होम्योपैथिक प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराया जाएगा, और उसमें सारे समस्याओं के अंतर्गत थेराप्यूटिक्स बेसिस पे एक किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप स्वतः ही अपना चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, और ज़्यादा तकलीफ़ होने पर आपको निश्चित रूप से होम्योपैथिक के जो चिकित्सक हैं उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। और उस किट्स में एक प्राथमिक किट्स है और एक सुपर क्वालिटी किट्स है। सुपर क्वालिटी किट्स में उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे कि उसमें एक डिजिटल थर्मोमीटर होगा, उसमें एक आपकी अवस्था में बीपी की समस्याएं हो जाती है तो उसके लिए एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होगा, आपको डायबिटीज़ की समस्याएं हो जाती हैं, इसके लिए आप नित्य प्रतिदिन अपने घर पे ही बिना किसी चिकित्सक की सहायता से आप एक शुगर जांच करने की एक मशीन आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आपके लिए
जैसे कोई चीज़ आप उसमें सैनिटाइज़र एक रहेगा, हैंड ग्लव्स रहेंगे, सैनिटाइज़र हैंड ग्लव्स रहेंगे, जब उसकी आवश्यकता होगी वो कर सकते हैं। एक पैखाना, इस उम्र में क्या होता है कि आप चलते चलते आपको बहुत ज़ोर से पेशाब लग गई, पेशाब हो गया, बाथरूम जाते जाते आपके पैखाना हो गए, तो एक छोटा सा एक हॉगी पैक जो होता है वो उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। कभी कभी जोड़ों में दर्द हो जाती है तो वैसी अवस्था में एक आपके पास क्रेप बैंडेज रहेगा। कभी कहीं चोट लग जाती है, कहीं छिल जाता है, तो उसी किट में एक छोटा सा आपको टेप रहेगा, मेडिकल टेप जो होता है लगा दें। और उसके अलावा होम्योपैथिक की दवाइयाँ होंगी। तो दवाइयों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप वैसा कि आपको कुछ हो तो बिना किसी चिकित्सक की सलाह के छोटी मोटी चलते चलते गिर गए, तो उसमें आपको कुछ ऑइंटमेंट रहेंगे, जैसे कि रस्टक्स ऑइंटमेंट है, अर्निका ऑइंटमेंट्स है, लीडमपाल एक ऑइंटमेंट है। तो 4-5 तरह के जो चोट में और छोटे छोटे जो तकलीफ़ें हैं, जैसे जल गया तो उसमें कैंथरिस ऑइंटमेंट भी रहेगा। तो इस तरह के एक ग्रुप है, ऑइंटमेंट ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है, उसमें आपको बायोकेमिक दवाइयाँ रहेंगी जो कि थेराप्यूटिक्स पर्पस से आपको यूज़ में लाना पड़ेगा। जैसे आपको इस उम्र में अनिद्रा की कमी आ जाती है, मानसिक तनाव काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि आपने शुरू से अभी तक परिवार को लेकर आगे बढ़ा है और आज की स्थिति में जो आपने अपेक्षाएं रखी हैं वो आपकी संतान से उपलब्ध नहीं हो रही है। तो वैसी स्थिति में आप तनाव से काफ़ी ग्रसित होते हैं और आपको अनिद्रा की कमी हो जाती है। तो उसमें कुछ बायोकेमिक दवाइयाँ होंगी, जैसे चोट लग जाए तो मैगफॉस होगा, मैगफॉस 6X। उसके बाद आपको अस्थि से संबंधित कोई कमजोरी हो गई है, आपके जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, तो उसके लिए कैलकेरिया फॉस दिया जाएगा। उसी तरह आपको नींद की कमी हो गई है, तनाव ग्रसित काफ़ी हो गए हैं, तो उसके लिए काली फॉस 6X दिया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा योग के बारे में जानते हैं। स्वामी मुक्तरत्न हैं हमारे साथ। आप बताइए कि इसमें कैसे ये लोग अपने आप को शांत रख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। थोड़ा कम में, बाकी सब इन लोगों से भी बात करनी है। जी जी, डॉक्टर साहब अभी दोनों ही डॉक्टर साहब आपको बतला रहे थे, और उसमें एक बात आती है कि हम लोग बहुत सारे अपेक्षा अपने बाल बच्चों से रख लेते हैं और वो हमारी आदत पड़ जाती है। शुरू से बच्चे के साथ, परिवार के साथ जो हम लोग एक दोस्ती रखते हैं वो तो आदत लग जाती है, और उस आदत को हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा वैसे ही बना रहे। तो हम लोग जब भी 55 साल 60 साल की उम्र में चले जाते हैं, पर हमारी आदत वही बनी रह जाती है। हम लोग अपेक्षा वैसे ही रखते हैं अपने बेटा से या बहू से या भाई से, किसी से भी। तो उससे हमारे भीतर में तनाव आता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पूरी नहीं होती हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं वो सब कुछ तो किसी भी इंसान का पूरा नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, मेरा भी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। तो एक तो वहाँ पर हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं कि वो अपेक्षा और वही आदत, उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए। और हम चूँकि योग के आचार्य हैं और हम लोग यही बतला सकते हैं आपको कि योग भी यही बतलाता है कि वह जो अपेक्षा आप रखे हैं अपने बाल बच्चे के साथ में, उसको कैसे भूल जाना चाहिए, या बहुत कम अपेक्षा रहे, या यदि हमारे बच्चे मेरी बात को ना भी सुनते हों, मेरे हिसाब से ना भी चले, तो उसका कोई चिंता हमें ना हो। उसके लिए योग बहुत मदद कर देता है। और योग में क्या करता है, योग में हम लोग क्या सिखलाते हैं, कुछ तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिखलाते हैं। जब हम 50 साल से ऊपर जाते हैं तो कुछ कुछ बीमारियां आती हैं। 55 साल पार करते हैं, थोड़ा प्रोस्टेट वगैरह की बीमारी आने लगती है। वो रुक रुक के पेशाब का आना, पेशाब का जमना, जिसको कि प्रोस्टेट बोलते हैं। तो ये आजकल आम हो गया है। 55 साल 60 साल आते आते वो लगभग व्यक्ति को प्रोस्टेट आ जाता है। या माताओं में भी पेशाब के कुछ ऐसे विकार आते हैं जो माताओं में भी आते हैं। उसको हम योग से बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं।
उस बीमारियों को हम लोग रोक भी सकते हैं। यदि हम जान गए कि 2-4 ये योग के अभ्यासों को हमें करना चाहिए और उससे हमारे जो भी पेशाब के रास्ते जो भी प्रॉब्लम है या पेशाब से संबंधित जो रोग आते हैं उसके बारे में केवल जानकारी होनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ा कष्टकारक हो जाता है। क्योंकि अब 55 साल, 60 साल, 70 साल में यदि रात भर में हमको 5 बार 6 बार जगना पड़ जाए तो एक तो नींद भी गड़बड़ हो जाती है और अनिद्रा के हम शिकार तो होते ही हैं, साथ साथ हमारा पाचन भी गड़बड़ हो जाता है। तो योग में क्या होता है कि छोटे छोटे अभ्यास हैं, बहुत छोटे ऐसे कुछ आसन है, कुछ वो जैसे कि बैठ करके थोड़ा बटरफ्लाई का आसन है, एक बटरफ्लाई जिसको तितली आसन बोलते हैं, एक छोटा सा आसन है जिसको करके हम लोग बड़ा प्रॉब्लम प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। आ गया तो कोई चिंता नहीं, रोज कर लेंगे थोड़ा 2-4 आसनों को और उससे हमारा प्रोस्टेट ठीक रहेगा, उससे हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा, आपका पाचन बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, पाचन के साथ कुछ कुछ जानकारी भी रखनी चाहिए आप लोगों को जो आपको बराबर मदद करेगा। 50 साल के बाद हमारे होम्योपैथ के भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक भी बैठे हुए हैं। तो हम लोग यह जानते हैं कि 50 साल के बाद बहुत सारे दाल ऐसे हैं जिसको नहीं खाना है, जैसे अरहर का दाल नहीं खाना है, उससे गठिया की बीमारी भी होगी, कभी पेट ठीक नहीं रहेगा, पेट हमेशा गड़बड़ रहेगा, तो उसको नहीं खाएंगे हम लोग। वैसे ही जैसे मसूर का दाल है, वो हमेशा गैस करता है, जवान लोग तो पचा जाते हैं, पर यदि इस उम्र की माताएं खाएंगी मसूर के दाल को तो वो हमेशा पेट फुलाएगा, तो उस दाल को नहीं खाएंगे। थोड़ा बहुत चना है, कुल्थी है, मूंग है, ज़्यादातर मूंग की दाल को खानी चाहिए। वैसे ही दूध भी, दूध के बारे में भी आपको बतला दें कि दूध एक तो कफ बना देता है और दूसरा क्या करता है कि दूध से भी कुछ ऐसी एलर्जी की समस्या आ जाती है, कफ की समस्या बढ़ जाती है, पाचन की भी समस्या बढ़ती है। पर यदि किसी को दूध आराम से पच जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, आप दूध को खाएं, पर दूध खाने से यदि नहीं पचता है तो दूध नहीं खाना है। तो दाल और दूध पर भी हमें ध्यान रखना अब थोड़ा सा इन लोगों से बात करके फिर हम लोग लौटते हैं, समय का ख्याल रखना पड़ेगा। जब माइक दीजिए, हाथ उठाइए, कौन बोलेंगी वहाँ दीजिए, लीजिए मैम, तो ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए, अपने हाथ में पकड़िए, हाँ बोलिए। मेरा नाम दीपा चौधरी, मैं हजारीबाग मांडू से आई हूँ। पहले हम सेंट माइकल स्कूल हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल में काम करते थे। आप 2020 में रिटायर करने के बाद घर में बैठे थे। उस टाइम में मेरा तबीयत ठीक था। 2025 से मेरा तबीयत थोड़ा बहुत गड़बड़ है। मेरा बेटा, एक ही बेटा है, तो देखभाल नहीं करते, करीब 20-25 साल से मेरे पास नहीं आए, इसलिए हमको बहुत तबीयत खराब हो रहा था। तो हम सोच रहे थे कहाँ जाए, जिस घर में रहते थे वो लोग भी बहुत चर्चा करने शुरू कर दिए थे। तो हम मोबाइल में देखे और मेरी बहन के बेटी के साथ किए, बातचीत किए, तो यहाँ पर बढ़िया तो ओल्ड हाउस में आ गए। अभी आप ठीक है ना? अभी तो तबीयत मेरा ठीक ही है। और यहाँ पर बहुत कुछ, सब कोई बहुत देखभाल करते हैं और स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है। खाना पीना भी बहुत अच्छा देते हैं ये लोग। हमेशा सब जितना हम लोग है सब कोई के बहुत, रात को भी जरूरत होता है तो देखभाल करते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई, और कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे, दीजिए, पीछे में लीजिए, उधर देखिए, उधर। अब ले लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, हाँ बोलिए, आप उसमें बोलिए। हाँ प्रणाम। हम घर से 1.5-2 साल होने जा रहा है सर। घर में बहुत परेशानी। ये मेरा भाई जो है गोवर्धन और उसका लड़का राजकुमार वकील, हम अपने घर में रहते थे, बाकी घर में लड़ाई झगड़ा के चलते हम अपना छोटा बेटी के यहाँ रहने लगे। वहाँ से थाना फौजदारी केस मुकदमा, मने सोहबत, मेरा नाम सोहबत है, सोहबत देवी। तो
सोहबत अपन बेटी के अनीता के जमीन लिख देवत है बोल के, और वहाँ भी पुलिस छापामारी कर को बच्चा सब 2 ठो है उसको छोड़ छाड़ को पुलिस रात को भी उठा को ले जाता था कि तुम माँ को रखी है जमीन का लालची से, मन लंद फंद लड़ाई झगड़ा कर को मारपीट कर देता है सर, और पुलिस ले जाता है और फिर छोड़ भी देता है। और वकील है राजकुमार गोवर्धन का बेटा, वही लंद फंद करता है, मारपीट भी करता है और हम लोग को उल्टा सीधा फंसा भी देता है। हमारा बेटा बहू को भी ले गया था, तो फिर उसके बाद में हम बहुत परेशानी किया। तब हमको बोला कि नहीं से तो ऐसा काम करबे, हम कहीं का काम करबे, हम तो पढ़ल लिखल कुछ न कि हम नहीं जाना थे से कह के नहीं तो पार्टीशन कर गोवर्धन ऊपर। तब वही हम पार्टीशन शूट कर ली नहीं, तब वो कहा थे नहीं तो केस उठाओ, तब से ये चलते ठीक है, अब दूसरे को दीजिए। जान का खतरा। हाँ बोलिए। हेलो, प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ ना, ये मेरा पैर में बहुत तकलीफ है। हाँ हाँ, ये घुटना, इसको उसमें बोलिए, माइक में बोलिए, उसमें बोलिए। हाँ। घुटना में कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है, उसका इलाज होगा, दीजिए उनको दीजिए, हाँ जी। उनको दीजिए सामने में। आप लीजिए। मेरा नाम हाँ। गोपाल साहब है। हाँ, मकान अमरपुर जिला बांका बिहार के रहने वाले हैं। और हम लोग अपना परिवार में सब बढ़ गए, कोई 5 लड़के हैं, कोई लड़का रखना नहीं चाहता है। हाँ, इसीलिए मैं अपना कमाई धमाई जो था अपने पास लेके, पता चला कि यहाँ आश्रम है चिरंडी में, तो हम यहीं आके टिक गए। इसलिए यहाँ तो व्यवस्था सब ठीक है। हाँ, और कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस हो रहा है। ठीक। असल बात है कि कहावत है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। वही कहावत से सब ईश्वर के भरोसे चल रहे हैं। नहीं तो उसके आगे भी है ना, उम्र 92 है। उसके आगे भी है, मेरे राम तू ही मेरा दूजा न कोई। और कोई राम को भजिए, दीजिए उनको बगल में दीजिए। मेरा नाम है समीर चंदा, टाटा में रहने वाला है। मेरा अनमेरिड एक्चुअली फिजिकली हैंडीकैप है, तो हम सिस्टर का साथ थोड़ा नहीं रहता है कोई, तो इधर आ गया। अच्छा 5 मंथ हुआ। हाँ हाँ तो इधर आके देखते हैं, बच्चा लोग बहुत अच्छा सेवा करता है, सर लोग भी ठीक है, हाँ हाँ, कोई कमी नहीं है खाने पीने की। दीजिए, पीछे में दीजिए। और कोई है तो दीजिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अब 1.5 साल हुआ। तो छोटा बेटा बहुत सेवा हुआ किया, बड़ा तो हुल्की भी नहीं मारता है, बात भी नहीं करता है कुछ नहीं। और एक ही घर में है, वो घर अलग बनाया तो दिन को कमाता है, रात को चल जाता है, और कोई बातचीत नहीं करता है। तब हमको दिल एकदम खराब लगने लगा, रोवाए हुआ, तो हम चल आए आश्रम में, अपना खुशी से आए हैं। छोटा बेटा नहीं भेजा, बहुत छोटा बढ़िया। बेटा रो रहा था, माँ मत जाओ। बाकी बहुत खचड़ी है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इसीलिए हम बोली बेटा हमको कुछ दिन के लिए जाने दो, तो हम आश्रम में आ गए। ठीक है, और पीछे दीजिए, दीजिए पीछे में दीजिए। हेलो, मेरा नाम जुगेश लाल है ना। पढ़ लिख तो गया, नौकरी नहीं मिली, और मैं सामाजिक कार्यों में जुट गया। लोगों का कुछ काम कर देता था, कुछ बता देता था तरीके, तो उससे जो पैसे मिलते थे उसी से घर चलता था। अभी हम लोग परिवार में, मेरा एक भाई तो डेथ कर गया, सबसे छोटा भाई है अभी, बहन भी डेथ कर गया मेरा, और बहन सबका तो शादी हो गया। अब सोचते हैं कि कैसे आगे का जीवन को हम आगे बढ़ाएं, ताकि हम खुशहाल जीवन बिता सके।
लोगों के साथ मिलत रख सकें, ये सब सोचते हैं हम। अच्छा ठीक है, आप लोग बोलिएगा। दीजिए, उधर दीजिए, इधर इनको। मेरा नाम सोनी है, मैं रांची से आई हूँ। मेरा पति और बच्चा हमको रखना नहीं चाहता, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, पीछे में देखिए तो पीछे में बोलेगी। ठीक, और कोई नहीं है? और कोई बोलना चाहता है? हाँ बोलो। मेरा नाम रंजिता कुमारी हुआ और मैं ओल्ड एज होम चिरौंदी में पिछले 1 साल से, जब से स्टार्ट हुआ तब से काम कर रही हूँ। वहाँ एज अ केयर गिवर मैं रहती हूँ, पार्ट टाइम कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी चल रहा है मेरा। वहाँ पे एक समस्या मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि जितने भी वृद्ध लोग हैं वो लोगों को समय देने वाला कोई नहीं है परिवार में। या तो जो उनके बेटे बेटियां हैं वो लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये भी समस्या अभी देखा जा रहा है कि फ़ोन की वजह से जो नाती पोते भी होते हैं वो लोग भी समय नहीं दे पा रहे। पहले होता था कि जो बच्चे होते थे नानी घर जाएंगे, दादी घर जाएंगे बोल के खुश होते थे, अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा। बस अभी का आगे का जनरेशन से यही उम्मीद करती हूँ कि वो इस चीज़ को समझे और इस चीज़ पर ध्यान दे कि वृद्ध जनों के पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, वो कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अपना अपना बांट लीजिए सवाल, जवाब तो हम सबका दे सकते हैं लेकिन जवाब हम देंगे नहीं। पहले राकेश जी, जो कुछ आए समस्या है उस पर बात करिए। देखिए, अभी जो है जैसा आप लोग प्रॉब्लम बताए कि ज़मीन का भी विवाद है कहीं ना कहीं और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग के पास मतलब आपको जानकारी होना चाहिए कि अब जैसे हम पहले भी बताएं कि प्रॉपर्टी में आपका भी अधिकार उतना ही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब बच्चे को पनिश कर देना है, उसको बाहर कर देना है, बट अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसको सबक भी सिखाना। जैसे बचपन में जब बच्चे गलत करते थे काम तो आप उसको कहीं मारते भी थे या कान भी मरोड़ते थे। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा कहना है कि जितने भी माताओं लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपके बच्चे प्रॉपर्टी है वो सारे ले के बैठे हुए हैं और आपको रोड पे छोड़ गए हैं या आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो लीगल एड है, आप मेरे तक आइए, या आपको आने का भी ज़रूरत नहीं है, मेरे PLVs आपके पास जाते हैं, वहाँ से एक एप्लीकेशन दीजिए। मेरे पास सारा चीज़, ऐसा नहीं कि कोर्ट में ही जाके मैटर सेटल करना है या वहाँ पे केस करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा। प्री लिटिगेशन मेडिएशन का भी कंसेप्ट है। केस होने से पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आपके बच्चों को हम नोटिस करके बुलाएंगे और आप लोग को बैठाएंगे कि भैया क्या ऐसा बात रही कि आप मतलब क्या ऐसा सिचुएशन था कि आप माँ बाप को ऐसे छोड़ दिए हैं, क्या नहीं है। अगर मैटर वहाँ समझ जाते हैं लोग, सेटल हो जाता है, तो मे भी आपको आपके घर में हम रीस्टोर कर सकते हैं और फिर से अपने बच्चों के साथ आप रह पाएंगे। इसके अलावा हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है? तो हम काउंसलिंग के माध्यम से भी आपके बच्चों को समझाने का कोशिश करेंगे, और अगर ना समझे, कुछ ज़्यादा ही बदमाश निकले, तो उसके लिए आप केस भी कर सकते हैं। जैसे आप बताएं, एक माता जी की पार्टीशन सूट होता है, ठीक है? पार्टीशन सूट तो चलिए प्रॉपर्टी है तब का, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और बच्चा कमा रहा है तो उनको मेंटेन करने का ड्यूटी है, ठीक है? हर एक महीना आपको कोई ना कोई खर्च जरूर देंगे आपको जीने खाने के लिए, उनका ड्यूटी है। और नहीं होता है तो कोर्ट उसके बाद अगर जजमेंट कर दी कि भैया आपको 5,000 रुपया देना अपने माँ बाप को, अगर वो नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर वारंट भी इशू होता है, डिस्ट्रेस वारंट उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है? और अगर वो नहीं तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है जब तक वो पैसा नहीं देंगे। जब पैसा देंगे तो वो निकल जाएंगे। तो आप लोग के अधिकार के लिए विभिन्न कानून है, ठीक है? आपको जानने का अधिकार है, उसके लिए उठिए। जब तक जिंदगी है तब तक कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं कि अब हम कुछ नहीं है, हम बेचारे हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो हम लोग का स्कीम चल रहा है, जागृति स्कीम 2025 का है, उसमें भी एक आया था कि अकेले नहीं है आप। इसका कहने का मतलब है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम ओल्ड एज होम में आ गए तो हम अकेले हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ पूरा सिस्टम है, आपके साथ हम हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब बोले, मधुकर साहब ही एक अच्छे मीडिएटर हैं, ये भी मीडिएशन करते हैं। तो जो आप मीडिएशन का बात करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है? योग गुरु हैं, तो सब कोई मिल के हम लोग एक साथ हैं और एक हम लोग फैमिली है। एक फैमिली वही नहीं होता है जहाँ पे आप बस बच्चे और माँ बाप हो गए, उससे बाहर भी एक फैमिली है।
इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं अकेले नहीं हैं आप, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। और जो कानून में प्रोविज़न है उसको अवेल कीजिए। हम आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कानून तो इसीलिए ना बना है कि कोई गलत करे तो उसको सबक सिखाना है। तो अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आइए, हम मिल के लड़ेंगे और आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। अमोल जी, देखिए, जो अभी तक हम लोग बात सुन रहे थे आप लोगों की, तो सब लोग संतुष्ट हैं जहाँ पर भी हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। कुछ लोग अंदर से संतुष्ट होंगे, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ की समझ लीजिए कि जहाँ पर हैं इस समय वर्तमान में, वही वास्तविकता है। आपस में अगर मिलजुल करके रहेंगे, बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे सुख दुख बढ़ जाता है। हम बार बार ये इसलिए बोल रहे हैं कि इसी की कमी है आजकल समाज में। हम एक घर में रह करके भी आपस में बात नहीं करते हैं, है ना। तो इसी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। बाकी पारिवारिक समस्याएं जो हैं, ज़मीन जायदाद का है, ये एक अलग लीगल इशू है। लेकिन आप लोगों को अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। जो भी चीज़ें हैं जीवन में, आपने हर चीज़ प्राप्त किया। केयर गिवर ने जो बताया वो महत्वपूर्ण है। हाँ। कि पहले बच्चे कम से कम दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ होते थे, नानी के यहाँ जाते थे, वो ख़त्म हो गया। मोबाइल में दुनिया में व्यस्त हैं। वो भी एक बड़ी समस्या है ना, कि वो उनके पास भी समय नहीं है। और दूसरी बात, कोशिश ये करिए कि जो लोग पढ़ने लिखने का थोड़ा भी शौक़ रखते हैं, कम से कम अखबार, मैगजीन, ये सब पढ़ते रहिए। ये सब चीज़ों करने से ना याददाश्त बिल्कुल सही रहेगी कम से कम। नहीं तो क्या दिक्कत हो जाती है कि जैसे हमको बहुत खुशी हुई कि आपका 92 ईयर्स एज है और आपने कितने अच्छे से बतलाई चीज़ें। नहीं, 92 ईयर्स में आजकल कितने लोग हैं जो इतनी अच्छी याददाश्त होगी, कितने बच्चे हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या परिस्थिति थी, क्यों यहाँ पर आए, है ना। और ये देखा गया है दुनिया भर में रिसर्च में कि अगर हम लोग आपस में इंटरैक्शन ठीक ठाक है ना, थोड़ा समय दें, थोड़ा खेल कूद का मतलब ये होता है चाहे इंडोर गेम खेलिए, है ना, थोड़ी देर टहलिए साथ में, खाना एक साथ बैठ करके खाइए, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हल्कापन महसूस होगा और यही आपको अच्छा रखेगा। बाकी दुनिया ऐसी चलती रही है, शुरू से ये सब समस्याएं रही, अब बढ़ती चली जा रही हैं। सच यही है ना। अब ये व्यवस्थाएँ आ गई कि हम लोग घर छोड़ करके ओल्ड एज होम में जाने के बारे में सोच रहे हैं, और अच्छा ही है कि वहाँ पर भी सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं। तो हमको लग रहा है कि जो भी स्थिति है उसके साथ हम लोगों को रहना है और खुशी के साथ रहना है बस। सुनील प्रसाद जी, जैसा अमोल सर ने कहा कि जब आपका मन अच्छा रहेगा, आपका तन भी अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आप जहाँ पर भी हैं, एक परिवार समझकर आपस में बातचीत के जरिए आप बहुत ही अच्छा अगर फीलिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। स्वास्थ्य की स्थिति और बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जब आप उठते हैं, उसके बाद आपकी दिनचर्या अगर लिमिट हो, क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और सभी में आपका एक परिवार है जो वहाँ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। खाना हो, पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, कोई त्यौहार बनाना हो, कुछ छोटे छोटे चीज़ें बनाना है, डेकोरेशन करना है, कुछ पेंटिंग करना है, कुछ अपने स्किल के कामों को करना है। जब ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। और यदि छोटी बहुत समस्या होती है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए थोड़े बहुत उपचार की ज़रूरत होगी, जो कि मेरे यहाँ से भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आपके यहाँ, आपके स्तर पे, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि अभी जेरिएट्रिक्स ओपीडी हमारे यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से हम ओल्ड एज होम में उसको प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा होम्योपैथी के माध्यम से, हमारे केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार के द्वारा। हाँ, बताइए जोगी जी। जी। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं और आप लोग, हमें लगता है कि समझ भी रहे होंगे, सभी विद्वान यहाँ पर बैठे हैं और समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने विचारों को देखना चाहिए और बदलना भी चाहिए। और देखिए, योग में बहुत कुछ बोलने की बात, समझाने की बात कम है, करने की बात ज़्यादा है ना।
जब कुछ अभ्यास को हम लोग करेंगे तो उससे हम स्वस्थ बनेंगे, शरीर से स्वस्थ बनेंगे, मन से दिमाग से हम लोग थोड़ा स्वस्थ बनेंगे, थोड़ा अच्छा सोचेंगे, सोच भी बदलती है योगाभ्यास करने से। तो हमें लगता है कि छोटे छोटे कुछ टिप्स इनको हाँ बताइए, हम जरूर देना चाहेंगे। जैसे कि एक आम बीमारी हम लोगों को कब्ज की रहती है, बहुत सारे है ना, कब्ज कितने लोगों को रहती है, हाथ उठाइए तो। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बहुत लोगों को रहता है, जो पेट सवेरे साफ नहीं होता है। और योग में साधारण सी क्रिया है, योग में बहुत साधारण, जहाँ भी रहते हैं 2 गिलास पानी मॉर्निंग में खाली पेट में 2 गिलास पानी पी करके, और कुछ नहीं करना है, खड़े हो जाना है, आराम से खड़े हो गए पानी पीने के बाद, और हाथों को खींच लिए, खींच करके थोड़ा रुक गए, फिर वापस आ गए। छोटी सी क्रिया है, 2 गिलास पानी पिएंगे, इससे 2 बोतल पानी, और यदि गुनगुना हो तो बहुत अच्छा। और 10 बार क्या करेंगे, लंबी श्वास ले करके खींचना, फिर रिलैक्स हो जाना, लंबी श्वास ले करके खींचना और रिलैक्स हो जाना। यह एक साधारण सा अभ्यास है जो हमें पेट को साफ करने में मदद करेगा। अब वो चाहे बूढ़े लोग हो या जवान लोग हो, दोनों को बहुत मदद करेगा यह अभ्यास, चिंता को कम करने के लिए। और अनिद्रा, हमें लगता है कि बहुत लोगों को आजकल अनिद्रा सताती रहती है, नींद बहुत कम आती है। चिंता को, अनिद्रा को, हाई ब्लड प्रेशर को, इन सब को ठीक करने के लिए ये सब अच्छा रहे, साधारण सी क्रिया है। कान बंद करेंगे, लंबी श्वास लेंगे, और छोड़ने में क्या किए, होठ को बंद करके नाक से श्वास लेना और नाक से ही छोड़ते हुए एक मधुमक्खी की तरह गुनगुनाना। आज से जब भी आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो सोने के पहले एक तो भगवान का स्मरण जरूर कर लेना चाहिए, और इसको 10 बार कर लेना चाहिए। तो इससे चिंता कम हो जाएगी, आपका जो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहता है वो कम हो जाएगा, और नींद बड़ी अच्छी आएगी। याद रहेगा क्या करना है, करिए, एक बार बतलाइए कैसे करेंगे, बताइए एक बार सब लोग कैसे करेंगे। दोनों कान को बंद करके, बंद करिए दोनों कान, इस प्रकार बंद करके श्वास लेंगे पहले, और छोड़ने के साथ गुनगुनाएंगे। फिर श्वास लेंगे, छोड़ने में तो ऐसे ही कितना बार, 10 बार, और ये बहुत काम कर जाएगा आपका। चलिए 2 टिप्स तो यहाँ हो गया। अब अगले टिप्स के बारे में हम स्वामी जी को आपके यहाँ लेकर के आएंगे, तब टिप्स लेंगे। और यहाँ कुछ और, राकेश जी, कुछ और चीज़ें हो सकती है क्या जो हम इनको बता सकते हैं कि इस तरह की समस्या, जैसे कि वो पार्टीशन सूट का मामला है, पार्टीशन सूट में, या जो लोग आपके यहाँ ये है कि SC ST महिलाएं, इस तरह के जो लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लीगल वो देते हैं, तो वो सब थोड़ा बता दें। जी, अभी जो लीगल एड जो प्रोवाइड करने का होता है हम लोग का, उसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन मेरे को देना है, और उसके बाद आपको फ्री में एडवोकेट भी मिलेंगे, और पूरा केस आपका फ्री में लड़ेंगे। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, 1 रुपये का खर्च नहीं है। ये जो हम लोग फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, मेनली जो भी फीमेल है, तो फीमेल में आप लोग भी सारे लोग आ जाएंगे, या फिर कोई ST SC कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उन लोग को देते हैं, या कोई मेंटल इलनेस है, या कोई मतलब स्पेशल जो कहते हैं, जो हैंडीकैप लोग जो रहते हैं, कोई अगर परेशानी है उस तरीके का, तो उन लोग को भी हम लोग देते हैं। या फिर कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, या जिनका जो इनकम है, मंथली
इनकम 3 लाख से नीचे का है तो उनको भी हम लोग फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। तो हमको लगता है आप सभी उस कैटेगरी में आ जाएंगे आराम से। तो आप लोग को जो भी है, अगर कोई ग्रीवांस है किसी से, तो आप लोग अगर न्यायालय के शरण में जाना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा जा सकते हैं, जहाँ पे बिना खर्च का हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री लीगल एड। इसके अलावा लीगल एड में सिर्फ हम लोग न्यायालय तक ही नहीं पहुंचाते हैं। जैसे अभी हम लोग एक दो केस रांची में ही किए हैं। एक महिला थी जिनके पति, इवन ये रीन पास का ही है सर, जिनके पति वो सुप्रीम कोर्ट में शायद एडवोकेट थे, और जब महिला बीमार रहने लगी तो उनके जो पति थे आके यहाँ रीन पास में एडमिट करा गए, वो शायद हजारीबाग तरफ के थे। और उसके बाद जब महिला वहाँ रहने लगी, उसके बाद वो कभी देखने तक नहीं आए, और उनका एक बच्चा भी था। और जब वो ठीक हो गए बिल्कुल, और यहाँ से फ़ोन जाने लगा कि आप अपनी माँ को आके अब ले जाओ अपने घर, तो वो बच्चा भी मुंह फेर लिया कि मतलब हमको माँ को नहीं लेके आना है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो आया कि हाँ हमको मिलना है माँ से, या कुछ पेपर ऊपर डॉक्यूमेंट साइन कराया, हो सके प्रॉपर्टी का पेपर हो क्या था, और बोला कि हम दूसरे दिन आके माँ को ले जाएंगे। और फिर जब यहाँ से हॉस्पिटल से कॉल गया तो ना तो पिक किया, स्विच ऑफ कर दिया, और फिर वो कभी आए नहीं। उसके बाद से दोबारा वो डिप्रेशन में चली गई, और अल्टीमेटली उनका डेथ हुआ। और जब डेथ हुआ तो फिर भी उनको जब कांटेक्ट किया गया तो उनके घर वालों से मतलब कोई नहीं आया उनको लेने के लिए। आखिरी समय में भी जब मेरे तक बात पहुंचा तो हम लोग मतलब उनके एक भाई थे, उनका काउंसलिंग कराएं कि आखिरी सम्मान उस जो वृद्ध महिला पूरे लाइफ अपने फैमिली के लिए तड़पते रही, तो अल्टीमेटली हम लोग यही सोचे कि उनको आखिरी सम्मान अपने क्लोज जो रिलेटिव हैं उनके द्वारा हम लोग दे पाएँ। तो उनके भाई को हम लोग काउंसलिंग किए लगभग 2 से 3 घंटा, तब वो रेडी हुए और आए, और फिर उनका हम लोग अंतिम संस्कार करवाए। तो मेरा कहना का है कि मतलब न्यायालय से हटके भी किसी तरीके का भी परेशानी हो, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आपको किसी से दिक्कत हो रहा है, मतलब जो एक दैनिक दिनचर्या में जो भी प्रॉब्लम आपका हो सकता है, मेरे PLVs हैं, आप उनके थ्रू एप्लीकेशन हमको दीजिए, या इन्फॉर्म भी कर दीजिए। एप्लीकेशन देने का ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ या आपके जो हेड हैं आपके वृद्धाश्रम के, उनके थ्रू भी आ जाएगा, तो हमको उसको देख के हम लोग उसको ठीक कर पाएंगे। ये केयर गिवर्स भी मदद कर सकती हैं, इनको ये जो सुन रही हैं ये लोग भी मदद कर सकती हैं एप्लीकेशन ले जाने में, पहुंचाने में, ये सब लोग भी मदद कर सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ अगर दिक्कत हो हमको बताइए, हम आपके लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आपको मतलब सहायता चाहिए आप सिर्फ हमको बताएं, उसको हम लोग देखेंगे। परेशानी की आप नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी बने, हमको सब हम लोग आपसे मिलेंगे, ठीक है। प्रोग्राम के बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे, फिर सारा हम डिटेल में जानेंगे, उसके हिसाब से आपको हम जो भी लीगल एड चाहिए, जो भी परेशानी है हम आपको सहायता करेंगे। मेरा कोई सहारा नहीं है सर। हम लोग हैं ना, सहारा नहीं हम लोग। दवा आपको दिया जाएगा, दवा मिलेगा आपको। हाँ दवा मिलेगी आपको, दवा मिलेगी। सपोर्ट किया रखा तो बेटे को भी गाड़ी जान मारने को लिया हमको, तब हम भटकते भटकते प्रशासन गाड़ी हमको रात को पहुंचाया, प्रशासन गाड़ी हमको रात को पहुंचाया। हमको किधरों रास्ता मालूम नहीं है सर हमको लेगा लाना पड़ा। पागल है, बीमारी है, बोला कोर्ट में लिख दिया। चलिए हम लोग देखते हैं माता जी, आपका प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहाँ पे? कहाँ? यहाँ अराची में चल रहा है? अच्छा, तो वो जो पेपर मिला होगा आपको, एक बार हमको दीजिएगा, क्या चल रहा है केस में, हम देखते हैं। हम मिलते हैं माता जी, ठीक है। हम खुद आपके पास आएंगे, आपका सारा केस का इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम।
बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब हमारे कुछ सवाल हैं आप सब लोगों के लिए कि वृद्धाश्रम की समस्या ये है कि वो जहाँ से न्याय और मदद मिलने की जगह है वहाँ पहुँचना ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ तक उनकी पहुँच बने, जैसे कि जुडिशरी कहती है कि न्याय घर घर पहुँचे, व्यक्ति के पास पहुँचे और व्यक्ति भी न्याय के पास पहुँचे। तो ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जैसे कि डॉक्टर सुनील प्रसाद ने कहा कि अमोल रंजन जी जाते ही हैं वहाँ पर, इस तरह वहाँ जा कर के बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब वो बार बार कहेंगे मेरे घुटने में दर्द है, बहुत मामूली ट्रीटमेंट है उसका, ये दवा देंगे, कुछ दिन एक्सरसाइज बताएंगे, वो जोगी जी बताएंगे कुछ करने के लिए, उसमें ठीक हो जाएंगी, वही राहत मिल जाएगी। तो ये एक व्यवस्था हो कि जो लोग केयर गिवर हो सकते हैं उस तरह के लोगों को वहाँ पहुँचाया जाए, बीच बीच में कैंप करके 15 दिन 1 महीने में जाए, जा कर के देखें और बताएं कुछ, 1 घंटे 2 घंटे अपना समय दिए, एक रास्ता हो सकता है क्या? जी जी एकदम बिल्कुल। और हमारे PLVs भी हैं वहाँ पे, जो इवन जो वहाँ जैसे केयर गिवर हैं, तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, जो उन लोग का प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों में से हम लोग PLV का ट्रेनिंग करवा के वहाँ पे डिप्यूट कर दे रहे हैं। और हम लोग टाइम टू टाइम वहाँ अवेयरनेस कैंप भी करते हैं, और जो भी एप्लीकेशन इन लोग का होता है, जो भी प्रॉब्लम, उसको हमको लेके आते हैं। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट पे जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, या बहुत लोगों का आधार कार्ड नहीं है, तो वो भी हम लोग कैंप लगाते हैं। आप लोग सारे लोग को पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मतलब मिल रहा है ना? तो जिनका जिनका जहाँ पे भी अभी है एप्लीकेशन, एक बार हमको डिटेल दीजिए। वही पहुंच वाला जो लिंक है ना, वो लिंक को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा कि वो लिंक जो है वो बराबर बना रहे। अब जैसे कुछ लोगों को पेंशन मिलता था, 3 साल से बंद हो गया, इसलिए कि वहाँ पर पेंशन उठाया नहीं होंगे, कोई कारण रहा होगा, कोई पूछताछ किया होगा, नहीं मिले होंगे तो पेंशन बंद कर दिया होगा। तो वो एक सिचुएशन है। बाकी हम जब घर से भटक गए ना, तो होली महीना का पहले ही हमको 7 लाख दिया, पैसा उठाए, अब जहाँ तहाँ हम भटक गए। हाँ, तो आपका मामला अब सुनेंगे, अभी निकलेंगे यहाँ से बाहर, तो हम देखते हैं, ठीक है। नहीं उठाए हैं सर। मैडम इन लोग का एप्लीकेशन सारे लोग का करके हमको डिटेल दीजिए ना, ठीक है। हाँ, मिल जाएगा माता जी, मिलेगा, हम लोग देखते हैं। हाँ ठीक है, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको कुछ कहना है? नहीं, हम यही कहेंगे कि आने वाले दिन में हम लोग आप तक पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करें। इसी आशा के साथ राकेश जी, थोड़ा सा लिंक दुरुस्त करने का क्या हो सकता है? लिंक कैसे दुरुस्त होगा? PLVs का लिंक दुरुस्त करना, लिंक दुरुस्त करने का यही है ना कि हम लोग सारे ओल्ड एज होम में, इवन हमारे गांव में या पंचायत में हम लोग PLVs डिप्यूट किए हैं। और हम लोग जैसे अभी मंथली उन लोग का रजिस्टर चेक करने का प्रोविज़न है, वो पर्सनली उन लोग का हम मॉनिटर करते हैं, पूछते भी हैं। तो उन लोग को एक टारगेट टाइप हम लोग को दिए हैं कि आपको इतना एप्लीकेशन, इतना लोगों को ढूंढ के ही लाना है, कहाँ कहाँ पे है, गांव में है, किनको हम लोग क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे आप लोग बोला कि पेंशन नहीं मिल रहा है या बंद हो गया है, किन्हीं का आवास का समस्या है, किन्हीं का आपका जो ट्रीटमेंट जो कार्ड होता है वो आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो सारा हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। बहुत लोग का इसमें हुआ भी है, आधार कार्ड नहीं है, किन्हीं का केस फाइल करवाना है, किसी का सक्सेशन केस है, किसी का मेंटेनेंस का है, तो ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं। और हम लोग PLVs के थ्रू तो कर ही रहे हैं। इवन अभी हम लोग जो गांव में आपका पंचायत सेवक होते हैं या वहाँ के जो रिटायर्ड सर्विस मैन है, तो उन लोग को भी अभी हमारे ऑनरेबल झालसा के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उन लोग को भी मेडिएशन का ट्रेनिंग इस टाइप से उन लोग को नॉलेज मतलब ट्रेन करके और हम लोग वहाँ पे रख रहे हैं। हाँ, समय चूँकि हमारा खत्म हो रहा है जी। समस्याएं तो हैं, समस्याओं का समाधान भी है। समाधान सबको मिलकर ढूंढना है। जो ऊपर में प्रशासन में शासन में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ढूंढना है, और जो कंप्लेन है जिनके पास उनको भी मिलकर ढूंढना पड़ेगा कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। दोनों को एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए, अभी जैसे कि राकेश जी ने एक लिंक बताया, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास पहुंच सकें, अपना संदेश भेज सकें, इसके लिए एक नंबर आप लोगों के पास फ़ोन हो या किसी के पास फ़ोन होगा तो सब लोग नोट कर लीजिए, 15100 15100 नंबर हमेशा याद रखिए, लिख लीजिए। 15100 में फ़ोन करिए, आपको सहायता लिंक जुड़ जाएगा और लिंक के बाद आपका काम होने लगेगा।
वृद्ध सबको होना है, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो ये याद रखिए कि अगर माँ बाप को आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ बीच बहस में आज इसी पर मैं विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।